नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज के इस सेशन में आज हमने केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र पर ये लेक्चर तैयार किया है आपके लिए और उसका विषय है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या आप इसको हिंदी में कह लीजिए रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले क्या क्या चीजों की जानना आपके लिए जरूरी है, ये आज बताने वाले हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, हर चैप्टर में आज जो हम बातें आपको बताने जा रहे हैं वो जरूरी होंगे। इसलिए बेसिक केमिस्ट्री कंसेप्ट लेकर के आज के सेशन में हम आए हैं। रात के 10 बज चुके हैं और निश्चित रूप से आप में अब एकाग्रता होगी और केमिस्ट्री के इस सेशन को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। हो सकता है बहुत सारी बातें हम लिख ना पाएं पर मुंह से उसको बोल पाएं, इसलिए लगातार कंसंट्रेशन के साथ केमिस्ट्री का यह बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना यह आपकी जिम्मेदारी है। इस बेसिक कंसेप्ट पर जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आवश्यक है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप उसको पढ़े रहेंगे तो आप सवाल कर पाएंगे। ऐसा आज सेशन आपके सामने है। आज पार्ट 1 है, कल के सेशन में पार्ट 2 लाएंगे और दोनों ये पार्ट 1 पार्ट 2 के सेशन में कोई एमसीक्यू नहीं होगा। पूरी की पूरी हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे और फिर जब अगला सेशन इसका लाएंगे तो फिर एमसीक्यू के साथ होगा। तो बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री शुरू करने से पहले क्या क्या हम आपको चित्र के द्वारा समझा सकते हैं, पहले यह दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे कि पदार्थ है क्या, फिर इसको हम विस्तार से आगे लिखेंगे भी। आप सिर्फ चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा कि मैटर क्या है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और जिसके पास मास हो, वह पदार्थ कहलाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोई भी ठोस ले लो, कोई भी लिक्विड ले लो, कोई भी गैस ले लो या कोई स्टेट ले लो, मैटर सभी में शामिल होगा। मैटर की ये जो प्रावस्थाएं आप देख रहे हो, इसको आगे के सेशन में हम शामिल करेंगे। अभी सिर्फ आपको समझना है कि मैटर है क्या, पदार्थ किसको कहते हैं, सिर्फ इस बात को यहां पर समझिए। द्रव्यमान क्या है, मास क्या है और द्रव्य क्या है, दो चीजें यहां लिखी हुई हैं। ये द्रव्यमान है और हिंदी में इसको द्रव्य कहते हैं, द्रव नहीं द्रव्य। ये मैटर और द्रव्यमान को आपको समझाने के लिए हमने इसकी कंपैरेटिव स्टडी बनाई है। पहले परिभाषा के आधार पर देखिए। मास इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए पर्टिकुलर स्पेस, पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। मास वो चीज प्रदर्शित करता है कि जो मैटर है वो कितने अमाउंट में है, कितने कणों में है, उस पर्टिकुलर स्पेस में कितनी मात्रा है उसकी। जबकि मैटर कुछ भी हो सकता है, दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, जो स्पेस लेगा और जिसके पास द्रव्यमान होगा। मैटर उसको कहेंगे जो स्पेस लेता हो, अंतर देखिएगा परिभाषा में, जो स्पेस यानी जगह ले रहा हो, साथ में मास जुड़ा हो यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान में
जो उसका पार्टिकल है, जो अमाउंट है और जितनी जगह घेर रहा है वो मैटर कहलाएगा। एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ऑब्जर्वेशन में या जो हमने देखा, देख करके ओनली मतलब सिर्फ क्वांटिटेबल होता है, जिसको नापा जा सकता है। लेकिन मैटर को ध्यान रखना, यानी पदार्थ जो होता है उसको सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। मेजरमेंट करना हो तो किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान आपको नापना है, मास नापना है, तो उसके लिए यूनिट्स में उसको बता सकते हो कि 1 किलो का है, 2 किलो का है, 3 किलो का है। और मैटर को कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट यूनिट ऑफ सच मेजरमेंट सच एज मास एंड वॉल्यूम। इनकी सहायता से मैटर को बताया जा सकता है, द्रव्यमान और आयतन के माध्यम से। कंसेप्ट यह है कि साइंटिफिकली वेल डेवलप्ड कंसेप्ट है। कंसेप्ट इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी चीज का द्रव्यमान कितने ग्राम ये पदार्थ है, बिल्कुल साइंटिफिकली पुष्ट है, साइंटिफिकली उसको सिद्ध किया जा चुका है। जबकि मैटर को स्पष्ट करना यह साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट पन्ना है ये, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। डेफिनेशन, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और कंसेप्ट पर। ये केमिस्ट्री का कोई भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, बार बार मैटर, बार बार मास, बार बार वेट, इन सब का डिस्कशन होगा। चाहे फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, इन सारी चीजों की आगे आपको जब हम सेशन लाएंगे तब जरूरत पड़ेगी। एक पेज और लगाया, जरा बता दें भार क्या है। ध्यान दीजिएगा, इधर हमने मास की चर्चा की है, जिसकी हिंदी लिखी द्रव्यमान। अब यहां पर जो चर्चा हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं भार की, वेट की। और अभी आपको हम हिंदी में लिखाएंगे, जब लिखाना शुरू करेंगे तो हिंदी में लिखाएंगे कि भार क्या होता है। और जब भार की परिभाषा बताएंगे तो यह बताएंगे कि किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर गुरुत्व द्वारा लगने वाला बल है, वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो गुरुत्व, जो पृथ्वी खींच करके अपनी तरफ ले रही है, वो जो चीज लगता है दैट इज कॉल्ड वेट। वही लिखा भी है, अभी हिंदी भी इसकी करेंगे। वेट इज द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। पृथ्वी जितना बल लगाएगी किसी वस्तु पर, मतलब पृथ्वी जितना उस वस्तु को खींचेगी जितनी ताकत से, वही उसका भार होगा। ये बताओ, मास और भार में अंतर समझ गए? फिर से एक बार मास की परिभाषा देखना, अभी हम लिखवाएंगे भी। मास इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए पर्टिकुलर स्पेस। किसी भी चीज का द्रव्यमान बता रहा है कि एक निश्चित जगह में वो जो वस्तु रखी हुई है, उसके अंदर जो बना हुआ कण है, उसकी व्याख्या करता है द्रव्यमान। जबकि भार जो पृथ्वी के द्वारा उस वस्तु को खींच करके अपनी तरफ खींचता है, वो कहलाता है भार। अभी आगे जब हम लिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जब बेसिक कंसेप्ट को हम आगे की ओर ले चलते हैं तो एक नियम हमको मिलता है, और आपने पढ़ा भी होगा। क्या यह नियम आपको समझ आया? आज चित्र के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। खासकर 11th के बच्चे यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो देखिए कितना सरल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, यानी वेट की बात नहीं कर रहे हैं, इस मास की बात कर रहे हैं जहां हमने द्रव्यमान लिखा है। द्रव्यमान और भार में अंतर जरूर स्पष्ट रखिएगा। आइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन, पहले ध्यान से सुन लीजिए, अभी हम लिखेंगे इसको। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होने पर द्रव्य यानी मैटर
ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात जो क्रियाकारक होते हैं उनका कुल द्रव्यमान, ये क्रियाकारक है, इनका कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। देख लो, कैलकुलेट कर लो। हमने यहां पर मीथेन और ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के 2 और मीथेन का ये, इन दोनों को ग्राम के हिसाब से 16 ग्राम मीथेन लिया, और चूंकि ऑक्सीजन 2 तो 32 और 2 ये जुड़ी हुई है तो 32 गुणे 2, इतने ग्राम को जब आपस में जोड़ा, तो जोड़ो जरा, जब इनको जोड़ोगे तो ये टोटल मिलाकर के 80 ग्राम आएगा। अब ये आप समझ रहे होंगे कि कैसे इसका कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। अब यहां बता दें ताकि आप कंफ्यूजन हो, कार्बन 12, ये आपने कई बार पढ़ा है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, तो 12 धन 4 बराबर ये 16। ये 16 ग्राम और ये 64 ग्राम, क्योंकि 2 ऑक्सीजन तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गए कुल, तो चाहे 4 ऑक्सीजन का टोटल कैलकुलेशन कर लीजिए तो 16 × 4 तब भी वही आएगा 64। तो 64 और 12, मान लीजिए इनको टोटल ग्राम में जब गिने तो ये 80 ग्राम है। अब ये हम आगे आपको सिद्ध करके बता देंगे कि ये भी परिणाम जो निकलेगा ये भी 80 ग्राम ही होगा। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पर कार्बन कितना? 12, ऑक्सीजन 2 तो 32, ये आएगा 44। ऐसे पानी का देख लो, यहां पर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16, 16 धन 2 18 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 दूना 36 हो गया, 36 और 44 हो गया, तब भी ये 80 आया। सॉरी, ये 12 4 16, 64 कैसे लिख दिया? 16 और 64, 6 4 10, 6 1 7 1। अब हम परिभाषा इसकी जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको बता रहे थे तो क्या परिभाषा पढ़ा कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही है, क्यों रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि कार्बन और ये आपस में जुड़ रहे हैं, मीथेन है ये और ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी बना रहे हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होने पर हुआ, तो परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन होने पर द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना नष्ट किया जा सकता। द्रव्य मतलब मास, मास तो वही रह गए, जितना मास इधर लिया था उतना ही मास स्थिर रह गया, बन गए दूसरे परिणाम, दूसरे यौगिक बन गए, लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहा। समझ गए? न समझे हो तो कमेंट सेक्शन का उपयोग करो, फिर बताओ, फिर हम इसको बताएंगे। एक ये नियम पर हम बात करेंगे आज, इसको लिखवाएंगे आपको। और ये विजुअलाइजिंग प्राउस्ट लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, एक बार सुन लो फिर आगे हम लिखेंगे। किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमान का, यहां भी मास, यहां भी मास, सबका द्रव्यमान, किसी भी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर होता है। कैसे स्थिर होगा? यहां पर देखो, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड यदि 1 ग्राम है, क्यों 1 ग्राम है? यहां पर 16 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 ग्राम लिया, 16 ग्राम लिया, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिया, 16 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिया,
लेकिन तत्वों के जो द्रव्यमान हुए, ये देखिए 72.7, 27.3, यहां देखो 72.7, 27.3, इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भले हमने वेट को चेंज कर दिया, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिया तब भी द्रव्यमान वही रहा, 16 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिया तब भी द्रव्यमान वही रहा। यही की प्राउस्ट ने डिफिनिट प्रपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम दिया। फिर से इस चित्र को देखते हुए समझिएगा कि किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, यानी ये वाला, ये स्थिर होता है। वेट उसका बदल सकता है, भार उसका बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान स्थिर होता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, पीएनएसटी में, जेल प्रहरी में इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल पूछे गए, इसलिए ध्यान से इसको भी समझिए। एक और है जिसका डिस्कशन करते हैं, और इसके बाद वाले जो नियम होंगे उसको अगले सेशन में लाएंगे। तब तक आप इन सारे थ्योरीज को पढ़ लीजिएगा। एक और, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ध्यान से सुनिएगा। इस अंग्रेजी को हम हिंदी करेंगे और बाद में हिंदी में लिखेंगे भी। When two elements combine, जब दो तत्व आपस में मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब दो तत्व आपस में मिलते हैं, और जब दो मिलेंगे तो निश्चित रूप से यौगिक बनेगा। दो तत्व मिलते हैं तो यह फार्मूला आप जानते हो, यौगिक बनता है। मोर देन वन कंपाउंड, जब दो तत्व मिल रहे हों लेकिन कंपाउंड एक से ज्यादा बन रहे हों, जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो संभावना कार्बन मोनोऑक्साइड की भी है और संभावना एक से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की भी है। मतलब तत्व तो दो ही मिले ना, कार्बन और ऑक्सीजन मिले। एक प्रवस्था में कार्बन मोनोऑक्साइड बना, दूसरी प्रवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड बना। वही ये कह रहा है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा बनाई, द डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट, अब इनके मास अलग अलग होंगे। ये देखिए यहां इसका मास क्या है, 1 है, इसका 1.33 है। ग्राम में देखिए, एलिमेंट दैट कंपाउंड डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट। ये जब दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो चित्र में देखिए, इसके साथ जो ऑक्सीजन लग रही है वो सिर्फ एक, संख्या 1 है, तो ये इतने ग्राम की है। और इधर जो ऑक्सीजन लग रही है वो 2 लग रही है। इधर ऑक्सीजन कितनी लग रही है, 2 लग रही है। वो कहता है, लेकिन यहां पर कार्बन जो है वो फिक्स है, कार्बन का ग्राम फिक्स है। ये कहता है फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। इनका जो होल नंबर आएगा, ये देखो 1.33 और 2.66 का जब होल नंबर निकालेंगे तो वो एक पूर्ण संख्या में होगा। इसको ऐसा नहीं लिखेंगे 1.33 या ऐसा नहीं लिखेंगे 2.66, इसको आपस में पूर्ण संख्या में परिवर्तित करेंगे और ये 1:2 होगा। आगे जब हम लिखेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा, आप चिंता ना करें। देखिए कैसे किया। मान लीजिए हमने कंपाउंड बनाया N2O, हमने कंपाउंड बनाया NO, हमने कंपाउंड बनाया N2O3, हमने कंपाउंड बनाया NO2, हमने कंपाउंड बनाया N2O5। तो इसमें तत्व तो 2 ही लग रहे हैं ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों तरफ देख लीजिए, दोनों तरफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लग रहे हैं। अब इनकी संख्या में परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहां नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब ध्यान से आप देखिए इनके मास के रेशियो, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 14 इंटू 2 28। ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन लग रही है तो ऑक्सीजन 16। यहां पर देखिए NO में 14, एक ऑक्सीजन लग रही 16। N2O3 में देखिए 2 नाइट्रोजन यानी 28, 14 धन 14, 14 प्लस 14 या 14 इंटू 2 28, और ऑक्सीजन लग रही है 3, तो 16 इंटू 3 यानी 48। ध्यान से देखते चलिएगा,
स्थिर अनुपात, गुणित अनुपात का जो नियम है बहुत मजेदार है, लेकिन समझ में आ जाए तब। अब यहां देखिए, यहां ये 14, यहां ये 32, यहां देखेंगे 28, यहां पर ये 80। नियम ये कह रहा है, ध्यान से सुनिए फिर, नियम ये कह रहा है कि जब दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के स्थिर द्रव्यमान से संयोग करता है। अब ये दूसरा तो बन रहा है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, नाइट्रोजन का स्थिर द्रव्यमान नहीं है। कहीं 28 है, कहीं 14 है, कहीं 28 है, कहीं 14 है, कहीं 28 है, कहीं। इसको पहले स्थिर करना पड़ेगा। तो स्थिर कैसे करो? इसको 2 से डिवाइड कर दो। कर दिया, सब में 2 से भाग दो, 14। इसमें 1 लग रहा है तो 1 से भाग दो, फिर 2 से। इनको स्थिर करने का एक तरीका है, एक 14 ले लो चाहे एक 28 ले लो, जो तुम्हारी मर्जी हो, 14 ले लो या 28 ले लो, लेकिन एक तत्व का आपको मास नियत करना पड़ेगा। यही कहलाता है गुणित अनुपात का नियम। एक को देखो हमने स्थिर कर लिया, 14 ले लिया, ये 14 हो गया, 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 क्योंकि एक को फिक्स करना पड़ेगा, इसमें नियम है। और इसके हिसाब से जहां जहां आपने 2 का भाग दिया, दे लीजिए। इसको 14 करने के लिए एक मान लीजिए आपने फिक्स बना लिया, साहब हम इसको 14 करेंगे। 14 करोगे तो क्या करोगे? दोनों में भाग देना पड़ेगा। तो देखो 14 किया, 8 किया, 14 किया, 1 से भाग दिया, 16 किया, फिर 14 किया, फिर 24 किया। ध्यान से आप देखते जाओ, फिर 14 किया, 32 किया, 14 किया। और जब इनका रेशियो निकलेगा तो एक मूल राशि की तरह निकलेगा, जैसे 1:2। देख लो, 2:1। ऐसे मूल जो निकलेंगे 1:2 या 2:1, मतलब 1 से लेकर के 5 तक के इनके अनुपात निकलेंगे। कैसे? 14:16 का, 14:24 का, 14:32 का, 14:40 का। और जब इनका पूरा कैलकुलेशन निकालोगे तो अनुपात 1:2, 1:3, 1:4। ये गणित वाले अच्छे से कर लेते हैं, गणित वाले अपने ढंग से इसको कर लें तो एक पूर्ण संख्या बनके सामने आएगी। जैसे ये 1.33, 2.66, इसका जब अनुपात निकाला गया तो ये स्थायी अनुपात पूर्ण संख्या में निकलता है 1:2। यहां आपको एक चीज स्थिर करनी पड़ती है जिससे वो कंबाइन हो रहा है। जरा देखिए किससे स्थिर किया? नाइट्रोजन को हमने स्थिर कर दिया, और फार्मूले में बताया, ऐसा लिखेंगे भी हम आगे, तब आपके समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। आइए उन महत्वपूर्ण चीजों को जो उधर चित्र में समझाया, अभी दिखाते भी चलेंगे और लिखते भी चलेंगे ताकि आपके दिमाग में वो चढ़ता चला जाए। पहला पॉइंट लिख रहे हैं, कोई भी वस्तु, ध्यान से आप इसको कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री की तरह पढ़िएगा। जैसे हम टू द पॉइंट बता रहे हैं, ऐसे आप कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़िएगा कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, अभी हमने उधर डिस्कस किया, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान एवं भार होता है। द्रव्यमान के यहां अंग्रेजी वाले बच्चे वही मास एवं भार यानी वेट होता है। द्रव्य यानी मैटर कहलाता है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान एवं भार होता है, मैटर कहलाता है। यह मैटर की परिभाषा हो गई।
पीएससी में आंसर राइटिंग सेशन में मैटर की परिभाषा पूछता है। बिल्कुल एक वाक्य में है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे जिसका द्रव्यमान एवं भार हो वही द्रव्य कहलाएगा। दूसरा पॉइंट, भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर मैटर जो होता है यानी द्रव्य, द्रव नहीं द्रव्य, मैटर दो भागों में, सॉरी, भौतिक अवस्था के आधार पर मैटर को तीन भागों में बांटा गया। अब तो एक भाग और भी शामिल हो गया है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, पर पुराना जो लिखा हुआ है कि भौतिक अवस्था के आधार पर मैटर को तीन भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा वाली स्टेट को हम अलग से आपको बताएंगे, कैसे प्लाज्मा बनी, कैसे उसको स्टेट में शामिल करें, यह अगला डिस्कशन होगा हमारा। तीसरा पॉइंट, एक सवाल में पूछा था कि रासायनिक आधार पर, ध्यान से सुनिएगा, एक सवाल में पूछा था कि रासायनिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांट सकते हैं। लिखिए तीसरे पॉइंट को कि रासायनिक अवस्था के आधार पर इसे शुद्ध यानी प्योर, शुद्ध और मिश्रण में वर्गीकृत किया गया। मिश्रण में वर्गीकृत किया गया, ये तीसरा पॉइंट। चौथा, एक पॉइंट और नीट में पूछा गया सवाल कि लंबाई, द्रव्यमान, ध्यान से फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, लंबाई द्रव्यमान, लेंथ है, ये मास है, समय टाइम, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, तापक्रम और द्रव्य की मात्रा तथा ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता आदि के मात्रक मूल मात्रक या आधारभूत, मूल मात्रक या आधारभूत फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। लंबाई हो, द्रव्यमान हो, समय हो, विद्युत धारा हो, तापक्रम हो और द्रव्य की मात्रा हो तथा ज्योति तीव्रता, गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे पास मूल मात्रक है। एक फिजिक्स में हमने कई बार पढ़ाया है आपको, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है डिराइव्ड। डिराइव्ड जो है बिना फंडामेंटल के सहयोग से आगे नहीं बढ़ता, बिना उसके मात्रक नहीं निकाले जा सकते। आज हम आपको मूल मात्रकों के बारे में बता रहे हैं कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापक्रम और द्रव्य की मात्रा, अमाउंट ऑफ मैटर, ये मूल मात्रक है। 5वां पॉइंट देखिए,
किसी पदार्थ का द्रव्यमान, किसी पदार्थ का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब फिर यहां मास, पदार्थ में उपस्थित, परिभाषा देखिए, पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है, द्रव्य यानी मैटर की मात्रा होती है। यानी यदि आपसे कोई द्रव्यमान की परिभाषा पूछिए तो कह दीजिए कि उसमें जो भी द्रव्य है, जो भी मैटर उपस्थित है, वही साहब उसका द्रव्यमान है, जिसे लैब में जब आप केमिस्ट्री में जाते हैं तो वहां तुला मिलती है, इधर भी ढक्कन लगा होता है, ऊपर भी ढक्कन, सामने भी ढक्कन लगा, हवा ना लगे, जिसे एनालिटिकल बैलेंस से, एनालिटिकल बैलेंस से नापा जाता है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान पदार्थ में उपस्थित मैटर की मात्रा होती है, जिसे एनालिटिकल बैलेंस से नापा जाता है। छठवां पॉइंट देखिए, भार क्या है? किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार यानी वेट, किसी वस्तु का भार यानी वेट उस वस्तु पर गुरुत्व द्वारा यानी जी द्वारा, गुरुत्व द्वारा लगने वाला बल होता है, लगने वाला बल होता है। यह बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट है। आपको यह पता होना चाहिए कि वेट क्या है, मास क्या है, डेंसिटी क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। जब आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इससे आते हैं सवाल। इसी के साथ 7वें पॉइंट में हम आपको डेंसिटी भी बता दें। किसी पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व या डेंसिटी उसके प्रति इकाई आयतन के, उसके प्रति इकाई, ये सब आपको याद होना चाहिए, प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान की, मास की मात्रा होती है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जितना आपका मैटर है, एक पर्टिकुलर एरिया में जितना आप मैटर का मास वाला हिस्सा आपने रखा है, वही उसकी डेंसिटी होगा, वही उसका घनत्व होगा। तो ये 7 पॉइंट बेसिक केमिस्ट्री में आपको पढ़े रहना है, 7 के 7 पॉइंट। अब एक चीज और बेसिक केमिस्ट्री में बता दें कि रासायनिक संयोग के नियम क्या है। इस पर भी सवाल पूछेंगे। आप हेडिंग बनाइएगा, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कैसे रासायनिक संयोग होते हैं एक दूसरे से, उसके लिए आपको 3, 4, 5 नियमों का प्रतिपालन करना होगा, 5 नियम समझना होगा, तब आप इस उत्तर को कर पाएंगे। क्योंकि इस सेशन के बाद एक और थ्योरेटिकल सेशन लाएंगे, इसके बाद एमसीक्यू का सेशन होगा। यदि आप A to Z जानकारी रखेंगे तब वो सवाल आपसे बन पाएंगे जो परीक्षा में पूछे गए। रासायनिक संयोग का नियम कहता है कि तत्वों द्वारा यौगिकों का निर्माण होता है, तत्वों द्वारा यौगिकों का
निर्माण होता है। मतलब 2 तत्व मिलेंगे या 3 तत्व मिलेंगे और उसके बाद रिएक्शन के फलस्वरूप यौगिक बनेगा। वही तत्वों द्वारा यौगिकों का निर्माण होता है। और यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया 5 नियमों का अनुसरण करती है। 5 नियमों का अनुसरण करती है। तत्वों द्वारा यौगिकों का निर्माण होता है और यौगिकों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है 5 नियमों का अनुसरण उसको करना पड़ेगा, तभी वो रासायनिक क्रिया मानी जाएगी। बोले 5 ये नियम कौन कौन से हैं, उनको देखिए। उन 5 नियमों को आज कुछ कम नियम पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद जब दूसरा सेशन लाएंगे तो और नियम पढ़िएगा। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा पॉइंट होगा ये रासायनिक संयोग के नियम, ये हेडिंग होगी तो ये पहला पॉइंट होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें द्रव्यमान चाहे इधर हो चाहे इधर हो स्थिर रहेगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को एक बार इधर चित्र में दिखा दें आपको। ये यहां पर जो इनका द्रव्यमान होगा, जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, इनका द्रव्यमान देखिए फिक्स है। यहां 80 ग्राम लिया था और यहां भी 80 ग्राम है। कुल मिलाकर के ये समझाया भी है। समझने की और कोशिश करिए, और सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि नहीं समझ में आ रहा तो और सरल भाषा लाएं, पहले लिखिए इसको। यही चीज हम उधर लिखे देते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होने पर, अब मतलब वाली बात, रासायनिक क्रिया हो गई, उत्पाद बन गया, तो रासायनिक परिवर्तन होने पर जो मैटर होगा यानी द्रव्य होगा, होने पर द्रव्य यानी मैटर ना तो उत्पन्न किया जा सकता, और ना ही नष्ट किया जा सकता। यानी क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होगा उत्पादों का कुल द्रव्यमान। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होने पर पदार्थ ना तो उत्पन्न होगा ना बनेगा, यानी क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। आप पीछे वाला चित्र याद करिए, 80 ग्राम था, बराबर जो परिणाम निकला रासायनिक क्रिया के बाद भी 80 ग्राम। देख लीजिए, आइए ये देखो, यहां 80 लिया, जब इधर ये अलग अलग थे तब भी 80 ग्राम था, और इधर जब आपस में जुड़ गए तब भी ये 80 ग्राम है निकला। तो जो द्रव्यमान होगा वो स्थिर होगा, ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं, जैसा है वैसे ही रहेगा।
एक। फिर दूसरा नियम आपको बता दें, ये तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। दूसरा नियम आपको समझा दें, जितने उधर चित्र लगे हैं, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का अनुपात स्थिर रहेगा। जरा इधर फिर से वापस चलते हैं। प्राउस्ट लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में ये देखिए, ऑक्सीजन 72.7, कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, एक से ज्यादा यौगिक बन रहे हैं। देखिए यहां कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहां यदि ग्राम में हम कुछ परिवर्तन भी करेंगे तो उनका जो द्रव्यमान होगा वो फिक्स ही रहेगा, तब भी रेशियो समान रहेगा। कंपाउंड अलग अलग हो सकते हैं, उनके वजन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहां 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिया, लेकिन उनकी आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 72.7 ऑक्सीजन, 27.3 कार्बन ही होगा। और यहां भी भले 16 ग्राम हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली, तब भी 72.7, 27.3 रहा। यहां पर परिवर्तन हो सकता है, भार में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, यानी मैटर में कोई चेंज। लिखिए पहले इसको और फिर ये चित्र याद करिएगा। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमान, किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमान, किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। फिर वापस चलते हैं, किसी तत्वों के यौगिक के द्रव्यमान देखिए। किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमान, ये देखिए, ये द्रव्यमान है 72.7, 27.3। ये यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड बना, 1 ग्राम बना, तब भी ये इतने ग्राम रहा। यहां 16 ग्राम बना, तब भी ये इतना ही रहा। यही कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर होता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि से, चाहे यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया, किसी भी विधि से प्राप्त किया गया, अर्थात दिए गए यौगिक में भार के अब इस लाइन को समझिएगा, उधर चित्र बना हुआ है। दिए गए यौगिक में भार के अनुसार तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। कितना भी भार ले लो, कितना भी वेट ले लो, जैसे इस चित्र में हमने आपको दिखाया कि हमने 1 ग्राम ली और 16 ग्राम ली। यहां देखिए, यहां ग्राम में परिवर्तन हुआ, लेकिन इनका जो द्रव्यमान था ऑक्सीजन और कार्बन का, वो समान था। तो ये वाला नियम हो गया स्थिर अनुपात का नियम। और तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। गुणित अनुपात का नियम। इसमें ध्यान से देखिएगा, जैसा उधर हमने समझाया है, एक को फिक्स करेंगे और फिर उसका रेशियो निकालेंगे, वही लिखेंगे। गुणित अनुपात का नियम कहता है जब दो तत्व संयोजित होकर
दो तत्व संयोजित होकर, जब दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व आपस में संयोजित होते हैं और एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। देखिए, दो तत्व तो तत्व नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। यहां यौगिकों की संख्या देख लीजिए, दो से अधिक, दो से क्या अधिक, ये तो 5 बना रहा, 1 2 3 4 5। जैसा इधर दिखाया वैसे उधर लिख रहे हैं। जब दो तत्व संयोजित होकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व का द्रव्यमान, एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के, जो दूसरे तत्व के स्थिर द्रव्यमान से संयोग करता है, स्थिर द्रव्यमान से संयोग, पेज आज घट गया है, कोई बात नहीं, कुछ यहां लिखे देते हैं। इसके बाद जब दूसरा सेशन लाएंगे तो उसमें ये इस वाले नियम को और आपको स्पष्ट करके समझाएंगे। जब दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के स्थिर द्रव्यमान से संयोग करता है, छोटी पूर्ण, तो द्रव्यमान छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में होता है, अनुपात के रूप में होता है। आज इसकी सिर्फ डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा और इसको अपने पास जो बुक होगी उससे समझ लीजिएगा। कल इसी नियम से दूसरा सेशन जो है, जो दूसरा पार्ट लाएंगे, कल हम इसको विस्तार से और सरल तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, सरल तरीके से समझाएंगे गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। जब दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के स्थिर द्रव्यमान से संयोग करता है, द्रव्यमान जो बनेगा वो छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। अब छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात यहां देखिए, ये देखिए, ये जब अनुपात निकलेगा तो ये वाली पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसके पहले जो बाकी नियम हमने दो बताए हैं, भार की परिभाषा क्या है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, इसको विस्तार से ध्यान से समझ लीजिएगा। वो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, ये सब में काम आएगा। बच्चों, दूसरा सेशन थ्योरेटिकल ही कल लेकर के आएंगे, वहां भी आपको समझाएंगे कि गैसीय आयतन का नियम क्या है। कल यहीं से शुरू करेंगे, गुणित अनुपात का नियम क्या है, गैसीय आयतन का नियम क्या है, एवोगैड्रो का क्या नियम है, इस पर बहुत सारे सवाल हैं। इसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझा करके बेसिक कंसेप्ट को खत्म करेंगे, फिर पूछेंगे सवाल। तो इसलिए पूरे के पूरे इस थ्योरेटिकल डिस्कशन को पढ़ लीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़े, 11 बजने वाले होंगे, अब थोड़ी देर में बज जाएंगे। इसका एक बेहतरीन नोट्स आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, हमें दिखाइएगा कैसा रहा सेशन, ये जरूर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं कल केमिस्ट्री के बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।